हम मसला कश्मीर पे बात कर रहे हैं। मसला कश्मीर एक आतश फ़शां की हैसियत से है जो किसी भी वक्त उसका लावा पूरी दुनिया के आधी से ज़्यादा आबादी को फ़ौरन अपनी लपेट में ले सकता है। 1947 में जब तकसीम बरसगीर हुई तो उस वक़्त कश्मीर पे महाराजा की हुक्मरानी थी और महाराजा की प्रोफेसर साहब शख्सी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ उस वक़्त अवामी बगावत देखने में आई और उस वक़्त जो कश्मीर की मकामी कश्मीर की सियासी क़यादत थी उसका क्या किरदार था सर, इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, महाराजा की ज़ाहिर जो महाराजा अहद है वो कश्मीर का एक सदी पर मोहित है, 1846 से 1947 तक। महाराजा की हुक्मरानी बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ों की देन थी और यहाँ के जितने डोगरे हुक्मरान चार गुज़रे हैं वो अंग्रेज़ों के वफ़ादार थे और उसी वफ़ादारी के इवज़ में कश्मीर के ऊपर उनकी जो हुक्मरानी थी उसको सनद कबूलियत मिलती थी। अब जब तकसीम बरसगीर होता है तो उस वक़्त जो बरसगीर की एक तिहाई रकबा था और नीरली एक तिहाई आबादी थी वो रियासतों पर मुश्तमिल थी और उन रियासतों में सबसे बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर थी जिसका रकबा कुछ 84,471 मरबा मील था। रियासतों के हवाले से तकसीम हिंद के मनसूबे में ये कहा गया था रियासतों के हुक्मरानों को कि वो अपनी मर्ज़ी से अवाम की मर्ज़ी मंशा और उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए भारत या पाकिस्तान में से किसी के साथ इलाक़ा कर लें या इवन रियासतों के हुक्मरानों को हक़ के आज़ादी और अलहदगी का हक़ भी दिया गया कि वो आज़ादाना हैसियत से भी रह सकते हैं। अगर हम कश्मीर की इस स्पेसिफ़िक पीरियड के हवाले से देखते हैं तो कश्मीर के अंदर डोगरा ऐद बुनियादी तौर पर एक बड़ा इस्तेसाल और जबर पे मबनी ऐद था। इसमें फ़िरका वाराना जो बुनियादों पर भी इस्तेसाल था और सबसे ज़्यादा शिद्दत जो माशी इस्तेसाल की थी। इसके ख़िलाफ़ हमने पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको ज़िक्र किया था कि कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ अदवार में इस हुक्मरानी के ख़िलाफ़ बगावतें होती रहीं तान के जो 1932 के अंदर कश्मीर में जो वाक़यात रोनमा होते हैं वो कश्मीर की तारीख़ आने वाली तारीख़ में बड़ी फ़ैसला कुन हैसियत रखते हैं और वो एक लावा फट पड़ता है जब 1932 में कश्मीर श्रीनगर के अंदर वो कुरान करीम की बेहरमती के ऊपर एक उभरने वाली तहरीक होती, उससे वो सारा लावा फट पड़ा है जो कश्मीरी अवाम की डोगरा हुक्मरानी के ख़िलाफ़ थी। इस के नतीजे में कश्मीर के अंदर हम देखते हैं कि पहली सियासी जमात कायम होती है आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सूरत में और यह जमात ज़ाहिर है अपनी इब्तदा में जो कश्मीर की अक्सरीती आबादी थी उसके ऊपर बेस कर रही थी, लेकिन वक्त के गुज़रने के साथ साथ इस जमात की कश्मीरियों के हवाले से जो असम्बली के मुतालबात बाकी रिफॉर्म्स और इस्लाहत के हवाले से जिदोजहद थी वो इस नतीजे पर पहुंचाती है इस लीडरशिप को कि कश्मीर का जो इशू है वो बुनियादी तौर पर मजहबी इशू नहीं है बल्कि कश्मीर का इशू माशी और जो है वो कौमी आज़ादी की बुनियादों पर है और इसीलिए हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 1938-39 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील होते हुए देखते हैं। ये बुनियादी तौर पर उस वक़्त की जो कश्मीरी क़यादत थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सूरत में उसका क़दामत परस्ती से एक तरक्की पसंदी की तरफ मजमूई कश्मीर को रिप्रेजेंट करने की तरफ का एक कदम था और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सुर्ख परचम वजूद में आता है। उसके दरमियान में एक सफ़ेद हाल होती है। 1944 में शेख अब्दुल्ला साहब नए कश्मीर के नाम से एक अपना जो है वो मंशूर जारी करते हैं और शेख साहब ख़ुद अपनी जो सवाने हयात है उसमें ये तहरीर करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से ये सीखा कि लड़ाई की असल बुनियाद मज़हब नहीं बल्कि तबकाती और माशी ग्रोह के मुतज़ाद मफादात हैं और हमारी तहरीक का बुनियादी मकसद जो है वो ज़ालिम की मुखालफत और मज़लूम की हमायत है। तो इस सारी सूरत हाल में मतलब जो कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है इसके जो ताल्लुकात हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ बनते हैं। मतलब शेख अब्दुल्ला के ज़ाती मरासम भी जवाहरलाल नेहरू से गांधी से और कांग्रेस की दूसरी पार्टियों से होते हैं। वो बरसगीर के मुस्तकबिल और कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से मुस्लिम लीग से ज़्यादा कांग्रेस के नुक्ता नज़र के करीब जाते हैं और शेख अब्दुल्ला ने तो बारहा मौके पर
मज़हब के नाम पर बरसगीर की तकसीम की मुखालफत की और मज़हब के नाम पर किसी रियासत के वजूद का हिस्सा बनने से इनकार किया। तो दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि जब मजहबी बुनियादों पर ही बरसगीर की तकसीम आती है तो उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आया होता है और हमारी जो कश्मीर की लीडरशिप या क़यादत होती है वो अब दो ग्रुपों में तकसीम हो जाती है, एक प्रो कांग्रेस और दूसरी प्रो मुस्लिम लीग या प्रो पाकिस्तान और प्रो हिंदुस्तान। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये एक डिवाइड हो जाती है कश्मीरी क़यादत भी, और आगे चल कर ज़ाहिर है इस डिवीज़न के बतन से ही कश्मीर की तकसीम भी जो है वो वजूद में आती है। प्रोफेसर मेरा यहाँ सवाल है कि जो महाराजा की शख्सी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ अवामी बगावत 47 में वो क्या इसके जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा। सर देखिए, हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये जायज़ा लिया था कि महाराजा की शख्सी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ गिलगित के अंदर, चल्लास के अंदर, पुंछ के अंदर, जम्मू के अंदर, किश वैली के अंदर और इसी तरह रेशम खान के कारखाने के अंदर लोगों की बगावतें, फ़िरका वाराना जो इस्तेसाल था, फ़िरका वाराना जो लोगों को बिलखुसूस मुसलमानों की अक्सरियत को इम्तियाजी सलूक का सामना था, इसके ख़िलाफ़ तहरीकें चलती रहीं। लेकिन उन तहरीकों की जो शिद्दत थी और डोगरा हुक्मरानी को जो अंग्रेज़ों की हमायत और ताकत असल थी, उसके ज़रिए उन बगावतों को कुचल दिया गया, उन बगावतों के ऊपर काबू पा लिया गया। लेकिन जब ख़ुद अंग्रेज़ कमज़ोर हो के बरे सगीर से अब इखराज कर रहे थे, बरे सगीर से निकल रहे थे, तो महाराजा के लिए या उसकी अफवाज के लिए अब इस अवामी जो मज़ामत और जो बगावत थी, इसके आगे पुल बांधना बहुत मुश्किल हो चुका था और कश्मीरियों की आज़ादी की जो ख्वाहिश थी और एक अपने इस्तेसाल से पाक जो नया माशरा था उसके क़याम के लिए जो उनकी जिदोजहद थी वो बहुत तेज़ होती चली गई। इसीलिए हमने पुंछ के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत को देखा है कि जहाँ पर जो है एक बड़ी तादाद जो है वो महाराजा के टैक्सों के ख़िलाफ़, उसकी माशी इस्तेसाल के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए निकल आती है। और जब बरसगीर तकसीम होता है तो उस तकसीम के नतीजे में जो फ़िरका वाराना फसादात रोनमा होते हैं और उन फ़िरका वाराना फसादात के शिकार जब बहुत सारे लोग जम्मू के अंदर पहुँचते हैं, पुंछ के अंदर पहुँचते हैं, वादी के अंदर पहुँचते हैं, तो यहाँ की जो एक पुरअमन फ़ज़ा होती है और कौमी आज़ादी के लिए जो एक तहरीक या महाराजा की शख्सी हुक्मरानी के लिए एक तहरीक होती है, वो अब फ़िरका वाराना बुनियादों पर तब्दील होना शुरू हो जाती है। और उसका फिर जवाबी रिएक्शन जब जम्मू में फसादात होते हैं, यानी 47 के अंदर जब बहुत सारे हिंदू और सिख माइग्रेट करके जम्मू के अंदर जाते हैं और अपने साथ होने वाले जुल्म की रुदात और किस्से कहानियाँ बयान करते हैं, तो जम्मू ज़ाहिर है कि हिंदू अक्सरियती सूबा था, तो वहाँ पर उसका रिएक्शन होता है और मुस्लिम आबादी के ऊपर जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें थी, RSS थी, सिखों की अकाली दल और दूसरे मजहबी ग्रोह थे, मुसलमानों के देहातों पर, मुसलमानों की आबादियों पर हमले करना शुरू हुए। तो सिर्फ 3 माह के अंदर जम्मू से 5 लाख मुसलमानों को माइग्रेट करना पड़ा और जिनमें से 2 लाख लोग जो हैं वो लापता हो गए। बहुत बड़ी तादाद में कश्त व खून हुआ। और जब ये खबरें और मुतासरा फैमिलियों की एक तादाद वैली के अंदर पहुंचती है, पुंछ के अंदर पहुंचती है, तो लोगों का जो गम और गुस्सा होता है वो अपनी इंतहा को पहुंच जाता है और फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक मसल्ला बगावत भी कश्मीरियों की अपनी शुरू होती है। इसमें हम देखते हैं कि जो बिलखुसूस पुंछ के अंदर और जो सुदन कबाइल होते हैं ऑर्गेनाइज होके, फिर बिलखुसूस पुंछ की जो रियासत होती है या जागीर होती है, यहाँ के लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर उन्होंने सर्व किया होता है और कश्मीर की जो कौमी महाराजा की फ़ौज होती है उसमें होती है और लगभग 60,000 जो है वो लोग सेकंड वर्ल्ड वार के बाद वापस आते हैं। ये लोग मसल्ला भी होते हैं, फ़ौजी तरबियत भी रखी होती है। तो ये महाराजा की शख्सी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ एक बगावत का और मसल्ला जिदोजहद का आगाज़ कर देते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर साहब, आपने तफसील से इसके ऊपर रोशनी डाली। 1947 में कश्मीर के मुस्तकबिल से हवाले से बरसगीर की सियासी क़यादत में खींचातानी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग किन खतूत पर सोच रही थी? सर इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखें, एक तो यह है कि बरसगीर के अंदर वाहिद जम्मू कश्मीर रियासत थी जो मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी
और सबसे बड़े रकबे की रियासत थी। इसलिए मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब ये समझते थे कि मतलब कश्मीर कोई इशू ही नहीं है, कश्मीर विल बी द पार्ट ऑफ न्यू कंट्री, पाकिस्तान का हिस्सा होगा। जबकि यहाँ पर जो हालात और वाक़यात डेवलप हुए थे वो ये थे कि कश्मीर के अंदर सियासी तौर पर मैसेज के अंदर और आवाम के अंदर जिस पार्टी की और अगर शख्सी एतबार से कहें तो असर और रसूख था वो शेख अब्दुल्ला का था। और शेख अब्दुल्ला साहब जो है वो कांग्रेस पार्टी से और नेहरू साहब से उनकी बड़ी ज़ाती दोस्ती थी और उनसे वो पींगे बढ़ा रहे थे। मुझे याद पड़ता है कि जब जिन्ना साहब ने 47 में अपने सेक्रेटरी कर्नल विलियम को कहा कि वो कश्मीर जाकर उनके 2 हफ्ते के दौरे के लिए बंदोबस्त करें, वो वहाँ अपनी छुट्टियाँ गुजारना चाहते हैं, तो वो 5 दिन के बाद जब उनका सेक्रेटरी वापस गया और उन्होंने कहा कि जी महाराजा हरी सिंह ने तो आपके कश्मीर में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। तो यहाँ आके जिन्ना साहब को झटका लगा और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि महाराजा क्या सोच रहा है और कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से उसके क्या इंटेंशंस हैं। दूसरी तरफ जो है वो बहुत क्वाइट क्लियर है कि आप जानते हैं कि नेहरू जो है वो उसके आबाओ अजदाद कश्मीर से तल्लुक़ रखते थे और नेहरू की जब आप तहरीरें पढ़ते हैं तो वो कश्मीर के हवाले से ऐसी नसर में कश्मीर का जिक्र करता है, इसके दरियाओं का, इसके पहाड़ों का, इसकी वादियों का, कि जैसे कोई आशिक अपनी माशूका का कर रहा है। और मैं अगर इसको ये कहूँ कि कश्मीर का जो ये अलमिया है इसकी बड़ी हद तक ज़िम्मेदारी कश्मीर के एक बेटे की कश्मीर से जो बेपनाह मोहब्बत थी वो इसको लेके डूबी है। जबकि वो बेटा कहीं और स्टैंड कर रहा था, वो एक बहुत बड़े और प्लेटफॉर्म पर मौजूद था और वो उस खित्ते को जो उसके आबाओ अजदाद का खित्ता था उसको उस अपनी सल्तनत का या अपनी उस नई वजूद में आने वाली ममलकत का जो हिस्सा बार सूरत देखना चाहता था। तो मतलब ये वो सूरत हाल थी कि जिसमें मतलब जिन्ना साहब अक्सर कहा करते थे कि कश्मीर इज़ इन माई पॉकेट, लेकिन जब उन्हें इस वाक़यात का अदराक हुआ कि शेख साहब जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी एफिलेशन है और महाराजा जो है वो पाकिस्तान के साथ इलाक से बहुत ले तो लाल से काम ले रहा है, तो एक बिल्कुल नई सूरत हाल उनके सामने आई। ये महाराजा की जो लैतो लाल से काम लेने की जैसे आपने बात भी कर दी, मैं थोड़ी सी इसमें मज़ीद क्लैरिटी चाहता हूँ जी कि ये बड़ी वजह जैसे आपने नेहरू कहा और नेहरू का ज़्यादा दिलचस्पी उसकी थी कि उसके आबाओ अजदाद कश्मीर से करके और उसी ने महाराजा को भी और शेख अब्दुल्ला को भी अपने साथ मिला लिया। मैं ये दुरुस्त समझ रहा हूँ ना जी? देखें ना, मतलब सिर्फ महाराजा नहीं बल्कि उस वक़्त की बहुत सारी जो शाही रियासतें थीं उनके बहुत सारे हुक्मरान अपनी रियासतों को हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होने की बजाय आज़ाद या खुद मुख्तार रखना चाह रहे थे। निज़ाम हैदराबाद दक्कन की भी यही थी। अगर यहाँ पर भी हम पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बहुत सारी रियासतें बाद में ज़म हुई, इन हुक्मरानों की इंटेंशंस भी देखते हैं तो बहुत सारों की थी कि हम अपनी रियासत को अलग रखें, पाकिस्तान या हिंदुस्तान में ना मतलब शामिल करें। तो महाराजा की जो इंटेंशंस थी, महाराजा ने भारत के साथ भी जो इलाक़ की दस्तावेज़ में बाद में दस्तखत किए वो मेरे ख्याल में ना चाहते हुए किए। महाराजा की जो अपनी इंटेंशन थी वो ये चाह रहा था कि वो इस रियासत को एक अलग और आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रखे जिसके पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े करीबी तल्लुकात तो ज़रूर हों लेकिन वो इनमें से किसी का हिस्सा ना हो। ब्रो बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। मसला कश्मीर क्या है, मसला कश्मीर क्यों कर पैदा हुआ, तकसीम बर्रे सगीर का एक नामुकम्मल एजेंडा है। इसके नतीजे में जो होने वाले वाक़यात हैं उसी के सिलसिले को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी सिलसिले से प्रोफेसर साहब मेरा अगला सवाल है कि कश्मीर में कबायली जंगजुओं की आमद होती है और उसके बाद फिर भारतीय फ़ौज आके इस पर कश्मीर पर कब्ज़ा करती है। सर इस पर रोशनी डालिएगा। डॉक्टर साहब ये देखें ना कि जैसे हमने जिक्र किया कि जब बरे सगीर तकसीम हो रहा था तो तकसीम के बाद कश्मीर के अंदर बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल थी और जब नए वजूद में आने वाले ममलकत पाकिस्तान के जो सियासी क़यादत थी उसको ये अदराक हुआ कि महाराजा कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इलाक़ नहीं चाह रहा और कश्मीर के हवाले से भारत की इंटेंशंस ये हैं, तो यहाँ पर 2 मंसूबे उस वक़्त कंसीडर किए गए। लियाकत अली ख़ान जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे उनने एक मीटिंग बुलाई
और उसमें एक तो ये था कि उस वक़्त कर्नल अकबर ने यह तजवीज़ पेश की कि कश्मीर के अंदर जो आर्म्ड लोग हैं, मतलब रिटायर्ड फ़ौजी हैं, उनको असला प्रोवाइड किया जाए। कश्मीर के लोगों के अंदर एक बगावत को प्रमोट किया जाए। और जब 40-50 हज़ार लोग श्रीनगर के अंदर दाखिल हों और महाराजा को मजबूर करें कि वो पाकिस्तान के साथ हिलाक करें, तो इस मंसूबे के लिए ज़ाहिर वक्त चाहिए था। दूसरा मंसूबा जो था वो ये था कि कबायली जंगजुओं की मामनत हासिल की जाए और उन्हें जो है वो सपोर्ट फ्राहम की जाए। और इस मंसूबे को बड़ा टॉप सीक्रेट रखा गया था। लियाकत अली ख़ान ने भी मीटिंग के अख्ताम पर, जो बहुत करीबी रुफ़का थे, उनको इस हवाले से बड़ी सख्त तंबीह की थी कि ये मंसूबा अफवाज के अफसरान और उन सिविल अफसरान और ब्रिटिश ज़िम्मेदारान तक इसकी बनक नहीं पहुंचनी चाहिए। और जब यहाँ पर फिर कबायली लश्कर आता है उस वक़्त के KPK के गवर्नर ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान की मामनत से, तो मंसूबा ये होता है कि 24 और 25 अक्टूबर को कबायली लश्कर कश्मीर में दाखिल होता है। और मंसूबा ये होता है कि 26 अक्टूबर तक इस कबायली लश्कर ने जो है वो श्रीनगर के ऊपर कब्ज़ा करना है। तो यहाँ ये लश्कर महाराजा की अफवाज को शिकस्त भी देता है, लेकिन साथ ही साथ माल गनीमत समेटने में मसरूफ़ हो जाता है और श्रीनगर में पहुँचने में जो है वो देर कर देता है। तो इसी असना में उस वक़्त की जो पाकिस्तान आर्मी का कमांडर इन चीफ़ होता है जनरल ग्रेसी, उसको 24 अक्टूबर को शाम 5 बजे कश्मीर के अंदर जो है वो खुफिया एजेंसियाँ की वसातत से मालूम होता है कि कबायली हमला आवर दाखिल हो चुके थे। और वो फौरी तौर पर उस वक़्त का जो भारतीय अफवाज का कमांडर इन चीफ़ होता है जनरल रॉब हार्ट, उसके पास जाता है और उसको ये बताता है, तो वो भी अका बाका रह जाता है। इसके बाद ये खबर दो मज़ीद अंग्रेज़ों तक पहुंचती है, एक लॉर्ड माउंटबेटन तक और दूसरा जो फील्ड मार्शल ऑची लिंक होता है उस तक। तो नेहरू को ये खबर जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन देता है कि कबायली कश्मीर के अंदर दाखिल हो गए। तो इस असना में जो है वो एक त्यारा जो है भारतीय एयरफोर्स का श्रीनगर के अंदर दाखिल होता है। 3 बंदे इसमें होते हैं सवार, जिनमें एक मेनन होता है। और वो जो हालात और वाक़यात हैं, महाराजे से मुलाकात के बाद शाम को वापस दिल्ली जाता है और दिल्ली में जो काबीना की डिफेंस कमेटी होती है उसको अपनी रिपोर्ट पेश करता है। और ये बुनियादी तौर पर बड़ा अफसुर्दा होते हैं। वो कमेटी को ये मतला करता है कि महाराजा कश्मीर के भारत के साथ तो इलाक़े के लिए तैयार है, लेकिन कबायली लश्कर जो वो श्रीनगर से 35 किलोमीटर के फासले पर पहुँच आए हैं और वो किसी वक्त भी श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्ज़ा कर लेंगे। और श्रीनगर एयरपोर्ट ही वो एयरपोर्ट था कि जिसके ऊपर जो है वो भारत अपनी अफवाज को उस एयरपोर्ट पर जो है उतार के कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर सकता था। तो इस दौरान भारत के अंदर कश्मीर के ऊपर जो है वो फ़ौजी लश्कर कशी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो मेनन को ये हुक्म देता है कि वो फौरी तौर पर जम्मू की तरफ परवाज़ करे और एक जो लिखी लिखाई दस्तावेज़ थी इलाके की, उसके ऊपर जो है वो महाराजा हरी सिंह के दस्तखत लेके आए। तो जब वो यहाँ से दस्तखत लेके वापस जाता है तो भारत को जो कश्मीर के ऊपर फ़ौज कशी है उसके लिए एक जवाज़ फराहम हो जाता है। और कबायलियों के देर कर जाने की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर हिंदुस्तानी अफवाज जो हैं वो उतरना शुरू हो जाती हैं। और वो न सिर्फ श्रीनगर को कबायली जो जंगजू होती हैं उनके हमलों से महफूज रखती हैं, बल्कि पलट के हमला करके बारामूला और बाकी इलाकों को कबायली हमला आवरों से खाली करा लेती हैं। और ये जो उस वक्त तक कबायली हमला आवर थे, एक तो उन्होंने देर की, अगर एयरपोर्ट पर कब्ज़ा हो जाता तो ये कश्मीर की ये सिचुएशन जो आज है ये ना होती जी। और दूसरा ये है कि जो हिंदुस्तान की ये रेगुलर आर्मी थी और ये कबायली हमलावर जो थे, ये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ग्रोह की सूरत में ये गैर मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। जी जी, मतलब ये भी था। और दूसरा जो असल इनके साथ मसला हुआ वो ये था कि ये लोग किसी परफेक्ट चेन ऑफ कमांड के अंडर नहीं थे और इनमें बहुत सारे जो मतलब लोग थे वो माल और दौलत और मतलब माल असबाब लूटने और उन्हें इकट्ठा करने में लग गए। और ये बारामूला उड़ी सेक्टर इस तरफ इन्होंने वक्त ज़्यादा ले लिया और जब तक ये श्रीनगर की तरफ रुख करते तब तक हिंदुस्तानी अफवाज जो है वो श्रीनगर में उतर चुकी थी।
अच्छा, यहाँ मेरा सवाल है, ये उस वक्त दारुल हुकूमत श्रीनगर था और महाराजा उस वक्त जब कबालियों की सुन के ये भाग के जम्मू गया और वहाँ जाके बीपी मेनन ने उससे दस्तखत करवाए। जी जी हाँ, जम्मू ज़ाहिर है कश्मीर के दो दारुल हुकूमत थे ना, गिरमाई और सरमाई। और जब महाराजा को ये इतलात मौसूल हुई कि कबायली जो है वो बारामूला तक पहुँचे हैं, तो उसने अपने लाओ लश्कर और साजो सामान के साथ जो है वो जम्मू की तरफ मूव कर दिया। बहुत शुक्रिया नाजरीन। जितने भी कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, जहाँ जहाँ भी कश्मीरी मौजूद है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी कश्मीरी मौजूद है, आप सबसे दरख्वास्त है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये इसको आगे शेयर कीजिए। मसला कश्मीर क्या है और ये क्यों पैदा हुआ और इसके तारीख़ी पस मंज़र में क्या क्या असबाब थे कि आज आग और खून की एक होली खेली जा रही है कश्मीर के अंदर। और दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट जो कश्मीरी लड़ रहे हैं और मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आबरू की कुर्बानी दे रहे हैं, जानों की, माल की, हर तरह की कश्मीरी कुर्बानी दे रहे हैं। इस मसले को समझे बगैर हम आगे मुस्तक़बिल की पेशबीनी हम नहीं कर सकते कि हम इसके आगे इसका क्या मुमकिन हल हो सकते हैं। तो प्रोफेसर शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये प्रोग्राम हमारा जारी है मसला कश्मीर को समझने के लिए। मौजूदा कश्मीर की क्या सूरत हाल है, इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में इसके ऊपर मज़ीद तफसील के साथ बात करेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपकी कोई राय है, कोई तजवीज़ है, किसी मौजू पे आप चाहते हैं कि हम इसको मज़ीद तफसील के साथ बात करें तो उसके ऊपर बात की जा सकती है। प्रोफेसर अब्दुल शकूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर कोई बात आप बाहर पे करना चाहें तो फिर हम प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं। सर डॉक्टर साहब आपकी इस कावश को कावश लाए के साथ तहसीन और नाजरीन से यही रिक्वेस्ट है कि तारीख़ शनासी और हालात व वाक़यात को उनके दुरुस्त पस मंज़र में जाने बगैर कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। इसके लिए डॉक्टर साहब की ये कावश जो है वो बहुत सुनहरी कावश है। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तारीख़ कश्मीर के हवाले से आगाही हासिल कीजिए। हमें अपना फ़ीडबैक कीजिए ताकि इस प्रोग्राम को डॉक्टर साहब मज़ीद ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।